स्ट्रक्चर एनालिसिस में के सेकेंड पार्ट में अपने को मुझे कुछ चीज़ बतानी थी, वो उसके बाद देखते हैं अपन। स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी, बिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। एक तो हो सकता है एक्सटर्नली अनस्टेबल हो या इंटरनली अनस्टेबल हो। तो एक्सटर्नल अनस्टेबल भी हो सकता है और इंटरनल अनस्टेबल अनस्टेबल हो सकता है स्ट्रक्चर। सपोज जैसे ये कोई स्ट्रक्चर है, ये कोई स्ट्रक्चर है, अगर परपेंडिकुलर लोड आ रहा है तो तब तो ये स्टेबल है, लेकिन इंक्लाइंड लोड पे ये अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर इज मूव लाइक दैट या मूव लाइक दैट। ठीक, अगर इसको ही मैं ऐसा कर दूं और फिर मैं इंक्लाइंड लोड लगाऊं तो ये स्ट्रक्चर स्टेबल है। स्ट्रक्चर देख के पता चल जाएगा कि स्टेबल है कि नहीं है। जैसे ये कोई स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, इसमें लोड में इंक्लाइंड लगा रहा हूँ तो ये स्टेबल है। जबकि इसको मैं अगर वर्टिकल और इंक्लाइंड कैसे भी लगाऊंगा तो ये रोटेट कर जाएगा। दिस इज अनस्टेबल स्ट्रक्चर। दिस इज ऑल्सो अनस्टेबल स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर देख के पता कर सकते हैं कि स्टेबल है कि अनस्टेबल है। जैसे ये कोई स्ट्रक्चर है, एक रिएक्शन नहीं आ रहा, एक रिएक्शन नहीं आ रहा, एक रिएक्शन नहीं आ रहा। सपोज लोड ऐसा पी कुछ लगा हुआ, तो दिस इज अनस्टेबल अनस्टेबल। जबकि अगर इसी स्ट्रक्चर को मैं ऐसा बना दूं, तो यहाँ लोड लगाऊंगा तो ये एक रिएक्शन यहाँ आएगी, एक रिएक्शन ऐसे ही, एक रिएक्शन ऐसी, ये स्टेबल हो जाएगा। तो बाय डेफिनेशन अगर देखना है तो नेसेसरी कंडीशन फॉर एक्सटर्नली स्टेबिलिटी इज दैट देयर शुड बी मिनिमम ऑफ 3 सपोर्ट रिएक्शन विच आर नाइदर पैरेलल और नॉन कॉन्करेंट। तो मिनिमम 3 सपोर्ट रिएक्शन इज नेसेसरी विच इज नॉट नाइदर पैरेलल भी नहीं होनी चाहिए तीनों। अगर देखो 3 है तो उसमें क्या है, जैसे अब ये है तो इसमें 3 रिएक्शन तो है लेकिन ये तीनों पैरेलल है। फॉर ये 2D के केस में मैं बोल रहा हूँ कि 2D के केस में मिनिमम 3 नंबर ऑफ रिएक्शन शुड बी नेसेसरी फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। एंड फॉर 3D के केस में इट शुड बी फॉर 3D कंडीशन रिएक्शन शुड नॉट बी नाइदर पैरेलल और नॉट कॉन्करेंट और नॉट कोप्लेनर। ठीक, तो ये स्टेटमेंट याद रखना है कि 3 सपोर्ट रिएक्शन इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द एक्सटर्नली स्टेबिलिटी एंड not be parallel and non-concurrent for plane structure and or 2D. Or for 3D condition, reaction should be neither parallel, non-concurrent or not be coplanar. When part of the structure move appreciably with respect to other part, suppose this is your structure and this is your internal hinge. Load is applied here, so it will be goes like that. So this is unstable. Suppose this is your, it may be partially instability may be occur in the structure. Suppose this is your, if
इसको अपन बोल सकते हैं if three hinges in continuation, then mechanism of collapse will be created. इसको अपन अच्छे से समझेंगे जब प्लास्टिक हिंज का चैप्टर पढ़ेंगे. तो ये भी अनस्टेबल है, पार्शली भी हो सकता है और फुली अनस्टेबल भी हो सकता है. अब अपने को पढ़ना है किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी. काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, और इसको बोल सकते हैं, इस शब्द को बहुत अच्छे से समझना, कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ स्ट्रक्चर और मेंबर. ठीक है. अब देखना है बाय फॉर्मूला. अपन अगर देखना चाहें तो उसको लिख देंगे डी के को कहेंगे किनेमेटिक, के फॉर किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी. इसको बोलेंगे टोटल पॉसिबल, बोल रहा हूं मैं, पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन, इट विल गिव काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी. तो इस अपना जो मेन फोकस होगा वो टोटल पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम पे होगा. नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन तो इजी है, तो फ्रीडम क्या होता है वो देखने का कोशिश करना है अपने को. जैसे ये कोई स्ट्रक्चर है, अब इस जॉइंट को देखना है, इस जॉइंट को और इस जॉइंट को. इस जॉइंट में क्या क्या कहानी हो सकती है. इस जॉइंट में क्या हो सकता है, ये जॉइंट इस साइड नहीं जा सकता, और अगर ये जेड, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, और ये हो गया जेड डायरेक्शन, तो इसमें ये स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है. तो इसमें थीटा आ सकता है, तो थीटा किसके अबाउट आएगा, जेड के अबाउट, तो थीटा जेड आएगा पहले. तो अब बोलेंगे डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई. डेल्टा एक्स आ नहीं सकता क्योंकि एक्स डायरेक्शन में ये जॉइंट मूव नहीं करेगा, और डेल्टा वाई ये ऊपर भी नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता. ठीक. तो डेल्टा एक्स इसमें होगा नहीं, डेल्टा वाई होगा नहीं. इसमें थीटा, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई, इसमें थीटा हो सकता है, इसमें थीटा हो सकता है. डेल्टा एक्स इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये भी होगा, थीटा जेड भी होगा. डेल्टा वाई ये ऊपर नहीं जाएगा, तो ये नहीं हो सकता. तो कितने होगा इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम, 1 2 ये 3. तो इसका जो डी के बोल दिया हमने 3. ये सिंपल सा हो गया. अगर बाय फॉर्मूला करना है तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी है 3 और 3, 6 माइनस सपोर्ट रिएक्शन 1 2 3. किसी भी जॉइंट की नंबर ऑफ पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकता है, या तो एक्स डायरेक्शन में जाए, या तो वाई डायरेक्शन में, या तो जेड के अबाउट घूम जाए. तो ये हो जाएगा. जॉइंट की अगर बात करें तो इसकी हो गई 3, इसकी हो गई 3. ये 2D की बात कर रहे हैं. एक्स वाई और जेड के अबाउट रोटेशन हो सकता है.
या तो इस डायरेक्शन में जाएगा या तो इस डायरेक्शन में या तो इसके अबाउट, ये रोटेशन हो गया जेड के अबाउट। तो 3k इज इक्वल टू हो गया 6 माइनस 3। 3 क्या है, नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन, तो 3, तो ये हो गया 3। तो इसको आप ऐसे समझ लें चाहे इसको ऐसे समझ लें, बात दोनों एक ही है। डीके का फॉर्मूला मैंने बता ही चुका है। और ऐसी एक टेबल बना लें जिससे आपको थोड़ा पढ़ने में आसानी होगी। टाइप ऑफ जॉइंट, जिस किसी को भी टाइप ऑफ जॉइंट समझना हो कि भाई रिजिड जॉइंट क्या होता है, स्पेस जॉइंट क्या होता, पिन जॉइंट क्या होता, पिन फ्रेम क्या होता, तो वो मुझे व्हाट्सएप कर देगा, तो मैं उसको वहीं समझा दूंगा। मैं अलग से इसके लिए लेक्चर नहीं लूँगा, ठीक, क्योंकि ये बेसिक है। और कोई को भी डाउट हो तो बिल्कुल फ्रीली पूछ सकते हो, एज अ फ्रेंड पूछ सकते हैं, ठीक है। टोटल पॉसिबल, अच्छा कोई भी एक जॉइंट है, तो अगर ये 2D में है, सपोज करो ये इस बोर्ड में ही है, इस मेंबर में ये कहानी हो सकती है, मेंबर कुछ ऐसा चला जाए पहला, कुछ ये मेंबर पता चले कुछ ऐसा आ जाए, ये हो गया दूसरा, और हो सकता है ये मेंबर कुछ ऐसा बेंड कर जाए, तो ये हो गया तीसरा। तो ये 3 कंडीशन इस फ्रेम में 2D में हो सकती है। 3D में केस में क्या होगा कि ये जॉइंट है तो ये आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, इस साइड भी जा सकता है, इस साइड, ये इसमें 6 रोटेशन हो सकते हैं, मतलब 6 डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं 3D में, जबकि 2D में 3 ही केस बनेंगे। तो ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा 2D और 3D के केस में। सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। अगर रिजिड है, रिजिड जॉइंटेड है, रिजिड जॉइंटेड प्लेन, प्लेन मतलब 2D प्लेन फ्रेम है, दूसरा हो सकता है रिजिड जॉइंटेड स्पेस फ्रेम हो जाए। तो टोटल पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ आपको लिखना है, ठीक। इसमें ये हो सकता है रिजिड प्लेन, इसमें हो सकता है डेल्टा एक्स आएगा, डेल्टा वाई आ सकता है और थीटा, तो ये हो गया 3। जबकि इसमें डेल्टा एक्स भी आ सकता है, डेल्टा वाई भी आ सकता है, डेल्टा जेड भी आ सकता है, थीटा एक्स आ सकता है, थीटा वाई आ सकता है और थीटा जेड आ सकता है। तो ये हो गया टोटल 6। बाय फॉर्मूला अगर अपन को देखना है तो अपन ने जो पढ़ा था डी के हर जॉइंट का 3 डिस्प्लेसमेंट, तो 3 जॉइंट, एक जॉइंट का 3 डिस्प्लेसमेंट कौन कौन सा, ये और माइनस आर सपोर्ट रिएक्शन, और इसका हो जाएगा सिमिलरली 6J, 6 काय के लिए, इसके लिए ये 6 हो सकते हैं पर जॉइंट, कोई भी जॉइंट में, और माइनस आर, ठीक। फ्रेम मतलब ये अपना समझ लो, ठीक है। अब रिजिड हो गया, अब अपन करते हैं कौन सा, तीसरे नंबर पे लिखना है पिन जॉइंटेड। पिन जॉइंटेड क्या होता है, प्लेन फ्रेम, प्लेन फ्रेम मतलब ट्रसेस की बात चल रही है, ट्रस कुल मिला के, ट्रस में क्योंकि पिन जॉइंट होता है, ये सब पिन जॉइंट बोलते हैं। ये ट्रस में बताऊंगा कि इसको पिन जॉइंट क्यों बोलते हैं, यह ठीक है। तो इसमें मैंने बताया था या तो ये जॉइंट, ये वाला जॉइंट ऊपर जा सकता है या तो इस साइड जा सकता है, तो ये एक्स ये वाई, तो ये डेल्टा एक्स हो सकता है और डेल्टा
वाई हो सकता, तो ये होगा टोटल 2। जबकि पिन जॉइंटेड स्पेस फ्रेम में क्या, स्पेस फ्रेम पिन जॉइंटेड है तो ट्रस, ये 2D हो गया और ये हो गया 3D। तो इसमें हो सकता है डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड। अगर इस फ्रेम की बात करें तो ये जॉइंट एक्स वाई और बाहर, ये बाहर की ओर आ सकता है तो जेड, ये तीनों डायरेक्शन में, तो ये हो गया 3। तो सिमिलरली है डी के इज इक्वल टू, एक जॉइंट में कितने डिस्प्लेसमेंट नंबर ऑफ पॉसिबल है 2 पर जॉइंट माइनस आर, और इसमें कितने हैं 3 जॉइंट माइनस आर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो डी के का सीधा फॉर्मूला ये रखना है कि डी के में नंबर ऑफ पहले तो पॉसिबल, जितना भी पॉसिबल हो उसको कर लो, माइनस आर कर दो, तो उससे अपना डी के निकल आएगा। एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करना है। सपोज दिस इज योर क्वेश्चन, ये 2D, ये रोलर सपोर्ट हो गया, ये हिंज सपोर्ट हो गया, ऐसी कोई बात है। ये कोई आपका केस हो गया 2D का। अब डी के अगर पूछें अपन बाय फॉर्मूला, तो नंबर ऑफ, मैंने बताया था नंबर ऑफ टोटल, टोटल मतलब टोटल पॉसिबल फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस आर, आर मतलब सपोर्ट रिएक्शन। तो डी के अगर अपन इसके हिसाब से देखें बाय फॉर्मूला, तो नंबर ऑफ पॉसिबल इसका भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबर ऑफ टोटल डिग्री ऑफ जॉइंट का है, थोड़ा सा ध्यान रखना, जॉइंट की बात कर रही है, तो कितना हो जाएगा 3 3, सबका एक जॉइंट का 3 है, तो 3 और जॉइंट और माइनस आर करना है, तो ये फॉर्मूला आ गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 3 इंटू 9, माइनस आर कितना है 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो गया 21। ठीक, अब बाय थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखिए कि कैसी कैसी कहानी हो सकती है। अगर मैं इसको नंबर 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 कह दूं, इसको 5 कह दूं, इसको 6 कह दूं, 7 8 9, तो अब इस पे मत जाइए, अब इस पे आइए। ठीक है, अब जॉइंट को पकड़िए और उसकी कहानी समझिए कि क्या पहला जॉइंट हमने पकड़ा, इसमें हमें मालूम है कि डेल्टा एक्स भी नहीं हो सकता, डेल्टा वाई भी नहीं हो सकता और थीटा जेड भी नहीं होगा, तो 1 में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, सब 0। सेकेंड जॉइंट में क्या हो सकता है, डेल्टा एक्स भी हो सकता है, डेल्टा वाई भी हो सकता है और थीटा 2 बोलूँगा जो जेड में हो सकता है, तो दूसरे जॉइंट। तीसरा जॉइंट हो सकता है ऊपर चला जाए, एक्स भी हो सकता है, डेल्टा वाई भी हो सकता है, थीटा जेड भी हो सकता है। ठीक, चौथे में जाएंगे तो डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और थीटा 4। 5 जॉइंट भी सिमिलर है, डेल्टा एक्स इस साइड भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, डेल्टा वाई और थीटा 5 भी हो सकता है। थीटा इसलिए हो रहा है इनमें क्योंकि ये फिक्स नहीं है, इसलिए थीटा हो सकता है, जैसे ऐसा कुछ थीटा आ सकता है, इसमें बेंडिंग हो सकती है, जहाँ बेंडिंग हो सकती है वहाँ थीटा आ सकता है। अब यहाँ इस जॉइंट में बेंड कहने का मतलब है इस सिमिलर में, जैसे ये कोई लोहे की रॉड है और यहाँ से मैं फिक्स कर दूँ, तो इसको मैं अगर ऐसा घुमाऊंगा तो ये इतना ही बेंड होगी, ऐसी फिक्स ये बेंड पोर्शन अपन इसको कहेंगे।
और सपोज करो ये कोई जॉइंट, ये रॉड है, अगर मैं इसको दोनों साइड से घुमाऊंगा तो ये दोनों साइड से बेंड हो जाएगी। तो ये बेंड, इसको कहते हैं बेंड। तो जहाँ बेंड होगी वहाँ पे थीटा आएगा, जहाँ बेंड नहीं होगी वहाँ थीटा नहीं आएगा। छठवें में भी यही कहानी, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई थीटा 6 होगा। ये सब अलग अलग हो सकता है, डेल्टा एक्स हो सकता है अलग, ये सब थीटा ईटा सब अलग अलग हो सकता है सबके लोड के हिसाब से। सेवन्थ में क्या जाएगा, इसमें ये भी डेल्टा एक्स हो सकता है, डेल्टा वाई हो सकता है, थीटा 7 हो सकता है। एट्थ में क्या हो सकता है, अब इसमें देखिए आप, इसमें इसको परमिसिबल कर रहा है तो डेल्टा एक्स हो सकता है, लेकिन डेल्टा वाई ऊपर नहीं जा सकता, तो ये नहीं होगा। ठीक, डेल्टा वाई नहीं होगा। और इसमें थीटा जेड थीटा हो सकता है, तो थीटा 8 हो जाएगा। ठीक, इसकी कहानी देखिए नाइन्थ में। तो नावे में क्या होगा कि ये इस साइड भी नहीं जा सकता और ऊपर भी नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि ये हिंज है, इसमें सिर्फ रोटेशन अलाउ है। तो जे भी नहीं होगा, थीटा मतलब ये डेल्टा एक्स भी नहीं होगा, डेल्टा वाई नहीं होगा, सिर्फ थीटा थीटा हो सकता है। ठीक है, तो कितने हो गए ये? तो ये सब तो ये फिक्स में तो कुछ नहीं होगा ये सब। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 21। तो दिस इज 21। अब क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कई बार कि मैक्सिमम क्वेश्चनों में ये पूछता ही है कि अगर इन एक्सटेंसिबल है, एक्सटेंसिबल है मतलब ये मेंबर है कोई, ये कोई मेंबर की लेंथ L1 है, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं L1 है, तो ये L-2 हो सकती है, L-1 हो सकती है अगर ये एक्सटेंसिबल है। एक्सटेंसिबल मतलब खिंच सकता है, अगर मैं इसको खींचूंगा तो ये खिंच जाएगा, तो इसको बोलूँगा एक्सटेंसिबल। और इन एक्सटेंसिबल बोलूँगा मतलब ये नहीं, अगर इसको मैं इस साइड बोलूँगा तो ये इस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में ये लगा है एक्सियली, ये खिंचेगा नहीं। इस डायरेक्शन में ये ऐसा जा सकता है, लेकिन ये अपने डायरेक्शन में बढ़ नहीं सकता, लेंथ चेंज नहीं होगी। तो अगर मेंबर इन एक्सटेंसिबल है, इफ मेंबर इज इन एक्सटेंसिबल, इफ मेंबर इज इन एक्सटेंसिबल, अगर एक्सटेंसिबल है तो सब सही है, 21 ही आएगी इसकी डी के। लेकिन इन एक्सटेंसिबल है तो ये इस डायरेक्शन में नहीं बढ़ेगा, तो इसका एक कम होगा। ये इस डायरेक्शन में नहीं बढ़ेगा, इसका एक कम होगा। ये इस डायरेक्शन में नहीं बढ़ेगा तो इसका एक कम। इस डायरेक्शन में ये नहीं बढ़ेगा, इस डायरेक्शन में नहीं बढ़ेगा, इस डायरेक्शन में नहीं बढ़ेगा। ये वाला मेंबर इस डायरेक्शन में नहीं बढ़ेगा, ये वाला मेंबर जो ये वाला मेंबर ये इस डायरेक्शन में नहीं बढ़ेगा। ये वाला मेंबर है जो इस डायरेक्शन में नहीं बढ़ेगा, ये हो गया इस डायरेक्शन में, ये नहीं बढ़ेगा। तो ये टोटल देखेंगे तो मेंबर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल मेंबर है 10। तो टोटल डिग्री ऑफ 10 अगर कम कर दें तो डी के जो आई थी 21 माइनस 10 डिग्री, और फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम नहीं कर कह रहे हैं कि अपन को इस डायरेक्शन में हम फ्रीडम नहीं दे रहे हैं, इसलिए इसको बोल दिया इन एक्सटेंसिबल। तो इसकी डी के आ जाएगी 11। तो 2 हो गई अगर एक्सटेंसिबल है, अगर एक्सटेंसिबल है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा आ रहा है तो अपन मान के चलेंगे एक्सटेंसिबल है और डिग्री लिखेंगे 21। और कह रहा है कि इन एक्सटेंसिबल है तो 21 माइनस मेंबर कर देंगे तो 11 आ जाएगी। तो क्वेश्चन यही पूछते हैं कि अगर लिखेगा कि एक्सटेंसिबल है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, और लिखेगा इन एक्सटेंसिबल है तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखेगा तो अपन बोलेंगे कि एक्सटेंसिबल है। ठीक, कई बार ऑप्शन देख के भी पता चलता है कि अब 21 नहीं है, तो फिर अपन मेंबर को माइनस कर देंगे तो 11 आंसर आ जाएगा। तो एग्जामिनर के भावनाओं की कद्र करनी है अपने को, सिंपल सी, दिल पे नहीं ले लेना है कोई भी चीज़। ठीक,
तो इसको फॉर्मूले में अपन कैसे लिख लेंगे, डी के इज इक्वल टू लिख देंगे अपन 3J माइनस आर और माइनस एम, इसलिए कर देंगे अगर ये इन एक्सटेंसिबल है, इन एक्सटेंसिबल है। आर अपन इसलिए माइनस करते हैं, आप समझ गए होंगे कि आर क्यों, क्योंकि अगर ये सपोज करो ये कोई कहानी है, तो इस केस में मैं बोल रहा हूँ, अभी अगर मान के चलो अंदर भी कुछ ये आ जाएगा तो उसके लिए फॉर्मूले में बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेस होंगे। अभी सिंपल ये है कि सिंपल फॉर्मूला ऐसा समझिए ऐसी कोई कंडीशन है तो पहले तो सब पूरे जॉइंट को 3 से इंटू कर देना, क्यों, क्योंकि डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा थीटा जेड सभी में होगा। और फिर आर को माइनस इसलिए कर देना कि किस में कहानी, जैसे इसमें 3 है तो इसमें बिल्कुल नहीं होगा, इसमें क्या है ये चीज़ समझ पा रहे होंगे कि क्या दिक्कत आ रही है इन सब चीज़ों में। और फिर अगर इनएक्सटेंसिबल है तो मेंबर की लंबाई चेंज नहीं होगी, तो फिर एम को भी माइनस कर देना है। तो ऐसा कोई फॉर्मूला बन जाता है। अब यहाँ पे लिखना है रिजिड जॉइंट फ्रेम्ड विथ इंटरनल मेंबर हिंज और जॉइंट हिंज। इंटरनल मेंबर हिंज और जॉइंट हिंज में मैंने बताया था आपको, जैसे ये कोई स्ट्रक्चर है और ये कोई स्ट्रक्चर है, अगर मैं यहाँ जॉइंट लगा दूं तो दिस इज कॉल्ड इंटरनल मेंबर हिंज कहलाएगी। दोनों इंटरनल है, मेंबर हिंज, और यहाँ लगा दूं तो ये हो जाएगा जॉइंट हिंज, क्योंकि ये मेंबर के अंदर है। और यहाँ होते तो ये हम बोलते एक्सटर्नल हिंज। तो ये इंटरनल मेंबर हिंज और ये इंटरनल जॉइंट हिंज। इस केस में अपने को थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा, ये मेंबर और ये जॉइंट हिंज, ठीक है। ये 2D की केस में बता रहा हूं मैं। In case of 2D frame, each member will add 4 additional degree of freedom. In this case, इस केस को लगाने से 4 डिग्री का फ्रीडम मिल जाता है। कैसे? कुछ ऐसा हो सकता है मेंबर, कुछ ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे देखो थीटा, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसको ध्यान से देखना। थीटा H1 हो सकता है और इसका थीटा H2 हो सकता है, और डेल्टा एक्स H हो सकता है, डेल्टा इसका X डायरेक्शन में, और डेल्टा Y भी हो सकता है, डेल्टा YH। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया डेल्टा H1 1 2 3 4। तो इंटरनल मेंबर हिंज का हो गया 4, ठीक। तो ईच जॉइंट हिंज इन 2D विल एड m डैश -1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ मेंबर मीटिंग एट अ हिंज। जॉइंट की अगर बात करेंगे तो जॉइंट में तो सिंपल, जॉइंट में क्या हो सकता है, जॉइंट में अपने को और इस केस में अगर देखें तो ये तो मेंबर में हो गया 4,
और इस केस में देखेंगे तो इस केस का जो थीटा आएगा वो थीटा एक ही आएगा। कैसे? देखो, सपोज करो इसमें मैं बोलता हूँ, इसमें अपने को करना है, इसका तो 4 लेना है और इसका लेना है अपने को m-1। m-1 मतलब अगर दो मेंबर मिल रहे हैं 2-1 इंटू इज इक्वल टू 1, अपने को ये पहले जैसे ही करना है। तो इसमें अपने को जॉइंट में m-1 2-1 1 हो जाएगा, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम एडिशनल जुड़ जाएगा। इसके कैलकुलेशन में इसलिए देखो डेल्टा x और डेल्टा y तो ऑलरेडी अपन ने इस मेंबर में और इस मेंबर में कैलकुलेट कर चुके होंगे, तो इसलिए इसका अपने को नहीं लेना है। इसका डेल्टा x जो होगा वही इसका डेल्टा x हो जाएगा, और इसका जो डेल्टा y होगा, मतलब इसका जो डेल्टा x होगा इसका, और इसका डेल्टा y और इसका डेल्टा x और डेल्टा y वो ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका होगा इस मेंबर में। और इस जॉइंट का पहले तो अपन सपोज करो ये जॉइंट है, ये जॉइंट का अपन क्या क्या चीज़ ले चुके होंगे। पहले सबसे पहले जब अपन नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो थीटा ले चुके होंगे, डेल्टा x ले चुके होंगे और डेल्टा y भी ले चुके होंगे। तो इसका कैलकुलेशन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ठीक, अब चूंकि इसमें थीटा 2 हो सकते हैं कि एक थीटा हो सकता है ये कुछ ऐसा हो जाए, और इसका एक थीटा ये थीटा 1 हो जाए और ये थीटा 2 हो जाए, क्योंकि इसका एक थीटा ऑलरेडी ले चुके हैं। तो सपोज करो इन दोनों में से कोई एक थीटा ले चुके हैं, तो एडिशनल अपने को कितना जुड़ेगा एक थीटा 2 के लिए, तो इसलिए 2-1। अगर यही कंडीशन कुछ ऐसी हो जाती, इसके लिए अगर मैं बात करूं तो इसके लिए अपने को m-1 मतलब 3 मेंबर -1 इज इक्वल टू 2। अब इसके केस में अपन ऑलरेडी क्या ले चुके होंगे, एक थीटा ले चुके होंगे, जिसमें इसमें कौन कौन से थीटा आ सकता है, 1 2 3, थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3 आ सकता है। डेल्टा x डेल्टा y इस जॉइंट का ऑलरेडी पहले के जो कैलकुलेशन में ले चुके होंगे। तो एक थीटा मतलब सपोज करो थीटा x डेल्टा x और डेल्टा y, ये सपोज करो इसमें से कोई एक थीटा ये ले लिया, और ये जो थीटा 2 के लिए इसके लिए 2 और ले लेना। समझ पा रहे हैं? अगर ये फिक्स होता तो 1 2 3 ही आते, लेकिन डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z तो डेल्टा x और डेल्टा y तो सेम ही रहेगा इस जॉइंट का, तो इसको कैलकुलेट में नहीं लेना है। सिर्फ अपने को थीटे के लिए अपने को m-1 करना होता है, तो m-1 से थीटा 2 थीटा निकल आएगा, तो 1 और 2, तो एक थीटा ऑलरेडी अपन इसका ले चुके होंगे। इसका इस थीटे इसका थीटा जो रहता है मैं बता रहा हूँ, इसमें क्या डिफरेंस आ जाता है अगर हिंज लग जाता है। तो अगर ये सपोज करो फिक्स होता, अगर ये रिजिड होता, सॉरी ये अगर रिजिड होता, तो अगर इसमें इस जॉइंट में कोई रोटेशन आता, तो सपोज करो ये कोई रोटेशन आता ऐसा, इसमें जो थीटा होता उतना ही थीटा इसमें होता और उतना ही थीटा इसमें होता। तो ये थीटा 1 और ये थीटा 2 और ये थीटा 3, ये थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 3 इज इक्वल टू थीटा होता। तो इसलिए अपन इसका एक ही थीटा लेते हैं, क्योंकि अपने को तो इक्वल टू थीटा लिख देता हूँ यहाँ नीचे। तो अपने को तो सिर्फ नंबर ऑफ अननोन से मतलब है, तो नंबर ऑफ अननोन एक ही थीटा है ये, क्योंकि ये तो सब बराबर है, तो ये सिर्फ इसको एक ही अननोन मान लेंगे।
और इसके केस में क्या होता है, ये θ1 अलग हो जाता है, θ2 अलग हो जाता है, θ3 अलग हो जाता है। तो एक थीटा तो ऑलरेडी अपन कैलकुलेट ले चुके होते हैं, तो बाकी के दो थीटाओं के लिए m-1 करेंगे। तो 1 2 3 तीन मेंबर हैं, 3 मेंबर मतलब 3 - 1, 1 कौन सा घटा दिए जो अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके। पहले जो फॉर्मूला लिखते हैं 3j - r, तो इस जॉइंट में जो अपन 3 से इंटू करके ले चुके हैं वो उसको माइनस कर देंगे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो दैट इज ओवरऑल कहानी अबाउट डिग्री ऑफ कैनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी। हाँ, अब ये पूछते हैं, अगर मान लो 3D का केस होता, 3D का केस होता स्पेस फ्रेम में, तो क्या कर देते, 3m माइनस ये कर देते, ठीक। 3D के केस में ये कर देते, किसमें, इसमें बता दे रहा हूँ, मेंबर में और इंज में क्या फ़र्क पड़ता। ये अगर मेंबर में, तो पहले 2D में तो कितना ले रहे थे अपन 4, और 3D में अपन लेंगे 9, 3D में 9 लेना है, ठीक। 3D में 9, और इसमें देखो 3D में मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से आएगा, टिल्ट H1 YH ZH, थीटा H1 थीटा H2 x डायरेक्शन में यानी y डायरेक्शन में, और थीटा H3 z डायरेक्शन में, और थीटा H2 x डायरेक्शन में ये 1 है सब, थीटा 2 y डायरेक्शन में और थीटा 2 z डायरेक्शन में, ये 9 आएंगे, इसलिए 9 लेना है, ठीक। इतना सब समझना नहीं है, बस 9 ले लेना है, सिंपल सा। और एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। ये कोई क्वेश्चन है, तो डी के बोलो इसका क्या हो जाएगा, 3j - r प्लस इसमें करना है एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर ये नहीं होता तो सिर्फ इतना ही होता, लेकिन ये एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो इसको भी जोड़ना है। तो 3 × 1 2 3 4 माइनस r कितना है, 3 इसकी 6, प्लस इसके लिए मैंने क्या बताया था, m-1, मतलब इसके लिए m-1 मतलब ये जाएगा 2 - 1 = 1, तो इसके लिए 1। तो 12 में से 6 गए 6 और प्लस 7, ये हो गया 7। अगर ये हो गया इफ़ एक्सटेंसिबल है तो, और 7 - m कर देंगे, मतलब m कितना है 1 2 3, मतलब ये कर देंगे 3, तो ये हो जाएगा 7 - 3 4। इफ़ इनएक्सटेंसिबल है तो 4। तो क्वेश्चन में याद रखना कि क्या पूछ रहा है, इनएक्सटेंसिबल बोल रहा है कि इनएक्सटेंसिबल बोल रहा है कि एक्सटेंसिबल बोल रहा है। एक और क्वेश्चन करते हैं। जो मैंने थ्योरी अप्रोच बताई थी कि डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z, ये सब समझने के लिए था, अपने को फॉर्मूले से डायरेक्ट करना है जिससे अपना समय बचे, ठीक है। ये फिक्स है, ये ऐसा है, ये है, और एक ये 2 हिंज है। इसमें डी के लिखेंगे क्या, 3j - r प्लस एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक। तो बता दो फिर 1 1 2
एक जॉइंट 2 3 4 5 6 और एक ये 7 इक्वल टू 3 इंटू सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हैं। इसको जॉइंट नहीं ले रहा हूँ, ये इंटरनल हिंज है। तो 1 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 माइनस आर कितना है 1 2 और इसकी 1 2 3 1 2 3 2 3 और 3 6 8 माइनस 8 प्लस एडिशनल कितना है इसके लिए मेंबर के लिए 4 और हिंज के लिए m-1 मतलब 3 माइनस 1 2 तो 4 और 2 6 कितना हो गया 24 माइनस 8 24 माइनस 8 प्लस 7 23। ठीक, इफ ये अगर एक्सटेंसिबल है एक्सटेंसिबल और इनएक्सटेंसिबल हुआ तो मेंबर घटा देंगे। तो मेंबर में कितने घटा देंगे 1 2 3 1 1 इसको जॉइंट ये जॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9 इसमें ये दोनों मेंबर लेने हैं 8 और 9 तो मतलब 30 माइनस 9 इक्वल टू 23 माइनस 9 इज इक्वल टू 14। इसमें यही ध्यान रखना है कि अगर ये इंटरनल हिंज है तो इसको दोनों को मेंबर लेना है ना कि सिर्फ इसको, क्योंकि दोनों का अपन ने डेल्टा एक्स डेल्टा वाई थोड़ा अलग अलग थीटा एक्स थीटा वाई अलग होता है तो इसलिए 14 ये विशेषता ध्यान रखना है। ठीक, तो मेरे हिसाब से तो ये तकरीबन पूरा ही हो गया है। डीके का जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। बाकी क्वेश्चन लगाने हैं, डाउट पूछने हैं। थैंक यू वेरी मच।